आज सबसे पहले उन लोगों की क्लास लगेगी जो पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलने को लेकर आजकल नियमों और कानूनों का लेक्चर दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे जब जुमे की नमाज के बाद पत्थर चले, लेकिन जब पत्थर चलाने वाले लोगों पर बुलडोजर चलने लगा तो ये कानून संविधान की दुहाई देने लगे। और ये अक्सर होता है, बार बार होता है। आज मैं आपको दिखाता हूं कि जिस व्यक्ति के घर पर प्रयागराज में बुलडोजर चला और ओवैसी से लेकर पूरे लोग परेशान हो गए कि कैसे बुलडोजर चल गया, मुसलमान था इसलिए चल गया, कानून नहीं है क्या, कोर्ट नहीं है क्या, देश में सरकार नहीं है क्या। उस व्यक्ति की बेटी आफरीन फातिमा, उसका कितना देश की न्याय व्यवस्था पर और देश के कानून पर विश्वास है, जरा सुनिए। यह लड़की जो आपको दिख रही है, यह आफरीन फातिमा है, प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद की बेटी। आफरीन कहां की पढ़ी हुई है? जेएनयू की छात्रा है और सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों में एक्टिव रही। यूपी पुलिस को शक है कि हिंसा के लिए जो प्लानिंग रची गई उसमें फातिमा का भी हाथ था। जिस दिन जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर चला उस दिन आफरीन फातिमा के नाम पर जेएनयू एएमयू में विरोध प्रदर्शन हुआ। ओवैसी और कई मौलाना ने आफरीन को चेहरा बनाकर बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया। जमीयत उलमाए हिंद ने इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि बुलडोजर कैसे चल गया। लेकिन दिलचस्प चीज यह है कि जिस फातिमा को सब पीड़ित समझ रहे हैं, जिस फातिमा के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, उस आफरीन फातिमा को तो देश के सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा ही नहीं है। उसे देश की सरकार और इसके सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है। फातिमा के लिए तो संसद हमले का दोषी अफजल गुरु निर्दोष है और ऐसी लड़की और इसके परिवार और इसके घर के लिए लोग देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुनिए आफरीन फातिमा का पुराना बयान जो उसने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिया था। आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव कोर्ट के लिए उनको फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, उम्मीद नहीं, सरकार पर कोई भरोसा नहीं। और यही वो लड़की है जो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिख रही है लिंचिस्तान, और इसके समर्थन में लोग उतर आए। ये तस्वीर देखिए, लिंचिस्तान, इंडिया नहीं लिख रही है, लिंचिस्तान लिख रही है, क्योंकि दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं इनके पिताजी, उनके घर को गिरा दिया गया, तो ये कहते हैं कि ये लिंचिस्तान हो गया। आफरीन फातिमा अपने बयानों से पूरे देश को मुस्लिम विरोधी बताने का माहौल बना रही थी। ट्विटर अकाउंट, वैसे तो ये हैंडल वेरीफाइड नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आफरीन का ही है, और इस ट्विटर हैंडल पर बायो में लोकेशन में इंडिया, भारत या हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिखा है। 1,10,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर भी हैं। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चला तो ओवैसी और मदनी जैसे लोग परेशान हो गए। लोग ये कहने लगे कि ये घर जावेद की पत्नी के नाम पर था, इसलिए बुलडोजर चलाना गलत है। लेकिन बुलडोजर चलाने का ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो पत्थर चलाने से पहले ये नहीं सोचते कि पथराव में किसी की मौत भी हो सकती है। अगर पथराव में किसी की मौत हो जाती तो क्या वो अकेला मरता है? उसका परिवार तबाह होता है। आप पुलिस वाले पर पत्थर चलाते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, पुलिस वाला इंसान नहीं होता। उसके घर में उसका कोई इंतजार नहीं करता। वो मर जाए तो मर जाए, भेड़ बकरी और हवा में है क्या वो? या सरतन से जुदा जो लोग कह रहे हैं, मान लीजिए नुपुर शर्मा को कल को कोई मार दे, नुपुर शर्मा क्या अकेले मरेगी? उसके परिवार को जीते जी मार नहीं देंगे आप। तो जब मारने पर आते हैं तब परिवार नहीं सोचते, लेकिन जब कार्रवाई हो रही है उन लोगों पर जिन पर दंगे भड़काने का आरोप है, उन लोगों पर जिनको देश के सिस्टम पर भरोसा नहीं, कानून पर भरोसा नहीं, देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो परिवार नजर आता है। बॉस, जब लोगों को यह समझ में आना बंद हो जाए कि वो पत्थर उठा रहे हैं तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं,
जब उन्हें देश की तबाही, दूसरों की दिक्कतें समझ में आनी बंद हो जाती हैं, तो उन्हें समझाने का यही तरीका है। क्योंकि अगर आप जेल भेज देंगे तो उसको लगेगा ठीक है मैं जेल में हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मस्त हूं, क्या दिक्कत है। जब तक उसको यह समझ में नहीं आएगा कि ये जो पत्थर मेरे हाथ में है मैं चलाऊंगा तो मेरा पूरा परिवार भुगतेगा, तब तक उसका हाथ नहीं रुकेगा। ये बुलडोजर वही मैसेज दे रहा है कि अगली बार पत्थर उठाओ तो ये याद रहना चाहिए, दिमाग में तस्वीर घूमनी चाहिए कि मैं तो जेल जाऊंगा लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि दूसरों के परिवार का और देश का तो समझ में तुमको आ नहीं रहा है। बुलडोजर चलाने का मैसेज यही है कि पथराव और हिंसा करने वाले ये अच्छी तरह से समझ लें कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए यह मैसेज देना जरूरी है कि राजनीतिक वजहों से जो लोगों को भड़का रहे हैं उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनके साथ उनके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप का घर तोड़ा गया तो कैसे ओवैसी को तकलीफ हुई, जरा वो भी सुनिए। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है फिर बताओ आप? अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है, ये हम हो गए, ये सारे हम हो गए, देश अलग हो गया। और जब बात करनी हो अपनी मर्जी की तो ये आ जाएंगे देश को लेकर। जब इनका मन करेगा सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, जब इनका मन करेगा जज को मानेंगे, जब मन करेगा खुद जज बन जाएंगे। और इनसे कोई पूछे, ये आफरीन फातिमा जिसके लिए इतना आंसू बहा रहे हैं, वो आफरीन फातिमा तो खुद जज को नहीं मानती, कोर्ट को नहीं मानती, देश के कानून को नहीं मानती, देश की सरकार को नहीं मानती, तो ओवैसी इतना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे जिस लड़की के लिए, जिसके परिवार के लिए आप दुखी हो रहे हैं, वो तो खुद ही नहीं मानती। आप बता रहे हैं कि इस देश में कोर्ट नहीं है क्या? अरे वो नहीं मानती। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है आपको समझना चाहिए। हर बार एक लेयर क्रिएट की जाती है, जैसे ही कुछ नया होगा आप देखिए इकोसिस्टम कैसे काम करता है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इकोसिस्टम का तरीका समझिए। ये जिम्मेदार लोगों को, मतलब जिम्मेदारी डालने के लिए कोई कंधा ढूंढते हैं कि जैसे अगर कुछ हो गया तो सरकार से बेचारे परेशान हैं इसलिए कर रहे हैं। अरे ये लोग तो जो है वो सिस्टम से परेशान है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे इनको तो मीडिया भड़का दे रही है इसलिए ये सब कर रहे हैं। मतलब 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, मुसलमान को पाकिस्तान जाना है, नहीं जाना है, हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, मुसलमान मिलकर रहेगा, क्या रहेगा, जितनी चीजें हुई, बंटवारा हुआ, तब क्या मीडिया थी? तब टेलीविजन डिबेट हो रही थी, तब हो गया था ये सब। 90 के दशक में जब टेलीविजन डिबेट्स नहीं होती थी, न्यूज चैनल्स उस तरीके से नहीं थे, तब क्या हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते थे? लेकिन ये लोग लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाते हैं। अब लेकर आ गए कि भाई ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये बुलडोजर गलत है, ये तो मजलूमों पर अत्याचार हो रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो कभी देखोगे? हर बार प्रोटेक्शन की एक लेयर क्रिएट की जाती है और सामने वाले को यह बताया जाता है कि तुम तो मासूम थे, गलती उसकी थी। मीडिया के एक वर्ग को दोष दिया जाता है कि वो हिंदू मुसलमान करा रहा है। ठीक है, वही हिंदू मुसलमान करा रहा है, लेकिन फिर हिंदू क्यों नहीं पत्थर उठाता? और जो मुसलमानों का पसंदीदा चैनल बना हुआ है, जो मुसलमानों के पसंदीदा पत्रकार बने हुए हैं, वो तो देश की सलामती की बात करते हैं अपने हिसाब से, वो तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। तो उनको सुनने के बाद ये पत्थरबाज कैसे पैदा हो रहे हैं? ये पेट्रोल बम फेंकने वाले कैसे पैदा हो रहे हैं? तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है आपको समझ में आना चाहिए। जो आपके सामने ये नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं कि वो आपके साथ हैं, जिनको सुनकर आपको बड़ा आनंद महसूस होता है कि अरे इसने तो शाहरुख को मिश्रा बता दिया, वो वही लोग आपके बच्चों के हाथ में पत्थर थमा रहे हैं, वही लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं।
उनके लिए आपका खबर बनना, आपका जेल जाना, आपके मन में ये जो जहर है इसका देश के खिलाफ इस्तेमाल होना, सब कुछ एजेंडे का पार्ट है और आपको समझ ही में नहीं आ रहा। और जो समझाएगा हमारे जैसा, उसको कटघरे में खड़ा करते हैं ताकि आप कहीं समझ ना जाए। शुक्रवार को जिस तरह से प्रयागराज में हिंसा हुई थी, उसी तरह झारखंड की राजधानी रांची में भी हिंसा हुई। वहां जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई। रांची हिंसा पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची जंग का मैदान नहीं है, हालात को देखकर कदम उठाना है। सोरेन ने कहा कि आवेश में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। पहले जरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनिए। अजीबोगरीब परिस्थिति से गुजर रहा है और इसमें बहुत संभल कर, बहुत सूझबूझ के साथ इस समय को पार करने की आवश्यकता है। आवेश में, तहस में अक्सर गलतियां हो। ये शहर जंग का मैदान नहीं है, इसलिए मौजूदा परिस्थिति को समझते हुए और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। ये देश अजीबोगरीब हालात से नहीं गुजर रहा है हेमंत सोरेन साहब। ये तो देश जो है वो बहुत अच्छे हालात से गुजर रहा है। जब दुनिया संकट से जूझ रही है, ये देश बहुत अच्छे हालात से गुजर रहा है और वही हालात लोगों को अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए ये अजीबोगरीब हालात पैदा किए जा रहे हैं। और जो मैं आपसे कह रहा था कि ये इकोसिस्टम, ये जो एक लेयर क्रिएट की जाती है। अब आपने नया वर्ड सुना, आवेश, कि मतलब गुस्से में आ गए इसलिए ऐसा हो गया। गुस्सा आपको अकेले का आ रहा है, दूसरों ने गुस्से को क्या किया, पार्सल कर दिया है कि जरा इसको लेकर चले जाओ, दूसरे देश में छोड़ाओ। दूसरों के अंदर आवेश नहीं बचा है, दूसरों की भावनाएं नहीं बची हैं, वो आहत नहीं होते हैं, लेकिन वो कानून से चलेंगे। और जो कानून तोड़ रहा है उसको बचाने के लिए क्या नया वर्ड है, आवेश। आवेश में ऐसी गलतियां हो जाती। हेमंत सोरेन के इस बयान पर जब पत्रकारों ने उनसे यह पूछा कि आवेश का मतलब क्या है, तो उन्होंने पत्रकार को ही कह दिया कि जाइए पत्रकारिता पढ़कर आइए। सुनिए। आपने कहा आवेश में गलतियां हो जाती है, जिसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। तो आप छोड़ दिए पत्रकारिता। सर आपने कहा आवेश में गलतियां हो जाती है, जिसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। तो आप छोड़ दिए पत्रकारिता। कोई पत्रकारिता छोड़ दे, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं वो नहीं छोड़ेंगे।